हेलो एवरीवन। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इसमें विजन आईएएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 2023। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ नंबर है 3786। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 20 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट 1 दिया है, इसे छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के लिए नगरपालिका प्रशासन नीति स्थापित किया गया है। स्टेटमेंट 2 है, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। स्टेटमेंट 3 है, इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट राइट है। इसका छावनी क्षेत्र बोर्ड का गठन 2006 में किया गया था। ठीक है, स्टेटमेंट 1 राइट है। स्टेटमेंट बी जो है, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा राइट है, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग है। ठीक है, ये किस मंत्रालय के अंतर आता है? रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है। ठीक है, और इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। इसलिए हमारे स्टेटमेंट 1 और 3 इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गणित के क्षेत्र में रामानुजन पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, यह श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो बिल्कुल गलत है। जो रामानुजन पुरस्कार है वो अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और नील्स हेनरिक एबल मेमोरियल फंड है और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनिट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। इस पुरस्कार से अभी तक किसी महिला को सम्मानित नहीं किया गया, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2021 में प्रोफेसर नीना गुप्ता को ये पुरस्कार दिया गया था और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय थी यह पुरस्कार किसी विकासशील देश के लिए के एक शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है। बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट ओनली 3 इज राइट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। ठीक है, स्टेम कोशिकाओं को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, राइट है। ठीक है, स्टेम कोशिकाओं के प्रत्यारोपण से HIV रोग का उपचार हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट राइट है। स्टेम कोशिकाओं को केवल स्तनधारियों से प्राप्त किया जाता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 इज राइट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किसी राज्य के विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राज्य के विधेयक को पारित करने में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है। बी ऑप्शन है, राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, लेकिन एक बार आरक्षित किए जाने बाद राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन सी है, राज्य का विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 का बी राइट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, स्टेटमेंट 2 है। अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किया जा सकता है। अब स्टेटमेंट 3 है, निंदा प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किया जा सकता है। तो देखा जाए तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी सही नहीं है। इसका मतलब है हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी जो स्थगन प्रस्ताव होता है केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। गलत इसलिए क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव हम किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं बल्कि पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ निंदा प्रस्ताव भी केवल एक मंत्रिपरिषद के विरुद्ध नहीं बल्कि पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लागू किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी 2 और 3 राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन हेतु उत्तरदायी होता है। ऑप्शन हमारा ए दिया है रिटर्निंग अधिकारी, बी दिया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सी दिया है जिला निर्वाचन अधिकारी और डी दिया है निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी। 6 का ए राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ए है, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
बिल्कुल गलत है। बी, न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद उसके लिए इसमें संसद द्वारा और आबकारी परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी है, ये राज्य की संचित नीति पर भारित है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भारत की संचित नीति पर भारित होता है और ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं किया था, बल्कि भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता जो भी है, पेंशन रिलेटेड जो भी है, वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, बी हमारा रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर हो गया डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है? स्टेटमेंट 1 है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। स्टेटमेंट 2 है, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखना। स्टेटमेंट 3 है, राज्य के निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट है, इसलिए आंसर हमारा सी, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिला योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम डीपीसी की स्थापना का प्रावधान करता है। जिला योजना समिति के सभी सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 इज राइट है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 के सभी सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन 3 हमारा राइट है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जिला योजना समिति में कम से कम 4/5 जो सदस्य होते हैं वो जिला स्तर पर पंचायत और जिले में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इसलिए 2 गलत है और हमारा जो ऑप्शन 1 है राइट है, तो हमारा ऑप्शन सी 1 and 3 इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? स्टेटमेंट 1 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। स्टेटमेंट 2 है, उसे हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जो निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं का सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 भी हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसे हटाने के लिए इसमें कहा गया है विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, लेकिन वह राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने बहुमत से पारित किया हो। ठीक है, और इस पर लोकसभा भी सहमत हो। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा संकल्प राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से और लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, इसलिए हमारा आंसर इज डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट 11, क्वेश्चन नंबर 11, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति का अध्यक्ष केवल लोकसभा से हो सकता है। स्टेटमेंट 2 है, सदस्यों को प्रति वर्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। स्टेटमेंट 1 इज़ राइट है, क्योंकि जो सरकारी उपक्रम होते हैं उनसे संबंधित जितनी भी समितियां होती हैं उसमें जो सदस्य होते हैं वो केवल और केवल उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है, सदस्यों को प्रतिवर्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, ये भी स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, इनको प्रतिवर्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। ठीक है, और इनका निर्वाचन किसके तहत होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमारे स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, क्योंकि उसे संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण पर महाभियोग लगाने के प्रस्ताव के सिवाय विधायिका में चर्चा नहीं किया था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, यानी 13 का 1 and 2 दोनों राइट है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राज्यों में विधान परिषद के सृजन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। स्टेटमेंट 2 है, इसके पास साधारण विधेयकों के लिए विधानसभा के समान शक्तियाँ होती हैं।
स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि अगर संसद अगर किसी विधान परिषद को का उत्साधन या उसको बनाना चाहती है, ठीक है, तो उसे संबंधित राज्य को क्या विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करके अगर दे दे, तो ऐसा संकल्प क्या होता है, राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। और विधान परिषद जो है वो अगर विधान परिषद का सृजन किया जाता है तो वो संसद का अधिनियम अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा गलत है। और ऑप्शन 2 जैसे ऑप्शन स्टेटमेंट 2 में ये कहा गया है कि विधान परिषद के पास साधारण विधेयकों के लिए विधानसभा के समान शक्तियाँ होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे राज्यसभा में ये बिल्कुल राज्यसभा के जैसे होता है, ठीक है। और जैसे राज्यसभा के पास कोई जैसे सॉरी एक्चुअली थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसमें स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि विधान परिषद के पास कोई भी अगर साधारण विधेयक पारित करने के संदर्भ में तो उसके पास विधानसभा जैसे शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन कोई विधेयक को वो अधिकतम अपने पास 4 महीने तक ही रख सकता है, ठीक है। और पहले 3 महीने बाद दूसरी बार उसे दूसरे एक बार माह के लिए। और संविधान में दोनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी राइट आंसर है, दोनों में कोई स्टेटमेंट राइट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति या परिस्थितियों में राज्य विधानसभा का कोई सदस्य निहित हो जाता है। निहित का मतलब अयोग्य बोल सकते हैं, ठीक है, या निहर्य होता है। पहला है यदि यह अनुमोचित दिवालिया हो, बिल्कुल सही है। यदि यह विकृत चित्त और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, यानी अगर कोई सदस्य ऐसा हो जो मानसिक रूप से पीड़ित हो, ठीक है, मानसिक रूप से विचलित हो, अगर उस और ये सारी बातें न्यायालय के द्वारा बोल दी गई हो, घोषणा कर दिया गया हो कि इस व्यक्ति की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ठीक है, मानसिक रूप से संतुलन नहीं है, तो वो निहारी हो जाएगा विधानसभा सदस्य के लिए, राज्य विधानसभा के लिए। यदि वह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत निर्धारित कर दिया जाता है। 10वीं अनुसूची क्या हमारा दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 16। भारत में पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है बलवंत राय मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने वाला राजस्थान स्वतंत्र भारत का पहला राज्य, बिल्कुल राइट है। पंचायती राज संस्थाओं को 1982 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1992 में इसका गठन हुआ था और 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो स्टेटमेंट केवल और केवल 2 राइट है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। अगला चलते हैं 17 पे। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा यह इस संबंध में कानून बनाने हेतु संसद को अधिगृहित करता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है संसद राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो स्टेटमेंट 1 में ये कहा गया है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है करते हैं हम लोग कि भारत के संविधान के आर्टिकल 301 में ये कहा जाता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और जो आना जाना है वो सभी स्वतंत्र होगा, ठीक है। यह संविधान के भाग 13 के अन्य प्रावधान जैसे 302 आर्टिकल 302 से लेकर 305 में लगाए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त 301 में के द्वारा यह गारंटी दी जाती है कि यह सभी प्रतिबंधों से मुक्त है, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत है, ठीक है। ऑप्शन 2 देखते हैं। संसद राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाती है, तो बिल्कुल राइट है। अगर तो हमारा इसमें ऑप्शन केवल 2 राइट है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18।
भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान संबंधित हैं। ए है प्रत्येक भारतीय राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ावा देने से। बी है अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा से। सी है कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान। डी है अन्य देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों के निवासियों के हितों की रक्षा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट है, अनुसूचित जातियों के हितों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची बनाया गया है। ठीक है, चलते आगे 19 देखते हैं। पंचायत के गठन के 2 वर्ष बाद ही समय से पूर्व इसका विघटन होने पर ए इसे 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए पुनर्गठित किया जाएगा। बी शेष कार्यकाल के लिए नवनिर्वाचन नहीं किया जाएगा। सी शेष अवधि को पूरा करने के लिए इसे पुनर्गठित किया जाएगा। डी राज्य विधानसभा कार्रवाई दिशा निर्धारित करेगी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है, शेष अवधि को पूरा करने के लिए इसे पुनर्गठित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 7वीं अनुसूची के संदर्भ में स्थानीय शासन विषय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विषय जो है स्थानीय शासन वो राज्य सूची से संबंधित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आए और अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 21 to 40 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक। थैंक यू।